हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एजुकेशन जोन हसनपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है 12वीं क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसको पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें लेक्चर वन जो है पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे। लेक्चर वन में जो है आप लोग पढ़े थे आवेश क्या होता है, आवेश किस तरह से हम लोग के सामने आया यानी हिस्ट्री ऑफ चार्ज। इसके बाद आवेश कितने तरह का होता है, ये सारा बात आप लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में इस आवेश के गुण के बारे में हम लोग को जानना है कि जो आवेश है इस आवेश का क्या सब गुण है। इस गुण को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे आवेश का गुण, इससे रिलेटेड बहुत सारा 2 अंकीय प्रश्न भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस आवेश के गुण से बहुत सारा नजर आएगा। तो ध्यान से समझना है, सारी बातों को सुनना है, तो निश्चित रूप से सभी बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग आवेश का गुण। आव आवेश जो पढ़े थे पिछले क्लास में, आवेश जो है किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण यह विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है या इसका अनुभव भी करता है। तो आवेश जो है दो प्रकार का पढ़े थे। एक पढ़े थे हम धन आवेश पढ़े थे और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, ऋण आवेश पढ़े थे। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, जब आवेश समान प्रकृति का रहे, समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो समान प्रकृति का जब आवेश रहेगा तो इसमें विकर्षण का गुण उत्पन्न होगा यानी एक दूसरे को धकेलेगा। लेकिन जब असमान प्रकृति का आवेश रहे यानी एक प्लस रहे दूसरा माइनस रहे, तो ये दोनों में आकर्षण होगा, एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिए। अगर हमारे पास पहला प्लस चार्ज है, दूसरा भी प्लस चार्ज है। अब मान लेते हैं ये बिंदु ए पर है प्लस चार्ज और दूसरा जो है ये हमारा बिंदु जो है बी पर है। इस तरह से दोनों समान प्रकृति का आवेश है। अब ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा। दोनों समान प्रकृति होने के कारण एक दूसरे को धकेलेगा। तो ये हमारा ए है, ये ए जब इस पर बल लगाएगा तो समान प्रकृति होने के कारण इसको क्या करेगा, धक्का देगा। यानी एफ ए का डायरेक्शन ए के द्वारा लगने वाले बल का दिशा जो है आगे की तरफ होगा। और यहाँ पे जो बी है, ये बी जो है इस पर बल लगाएगा, दोनों समान प्रकृति है तो ये भी इसको धक्का देगा। धकेलना मतलब दूर जाना, यानी एफ बी का जो दिशा होगा वो दूर की तरफ होगा। किसी को हम धकेल रहे हैं तो वो हमसे दूर जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए। यहाँ पर अगर दोनों का दोनों माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों भी हमारा समान प्रकृति हुआ। समान प्रकृति हुआ, दोनों का दोनों क्या माइनस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा यानी धक्का देगा। ए पॉइंट है जो बी पॉइंट को धकेलेगा यानी दूर की तरफ धक्का देगा, तो एफ ए का डायरेक्शन आगे हो जाएगा। जो बी है वो इसको धकेलेगा, ये जब इसको धकेलेगा तो दूर की तरफ धकेलेगा यानी एफ बी, यानी बी के द्वारा जो बल लग रहा है उसका डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा। यहाँ पर लगने वाले बल का जो डायरेक्शन होता है, दिशा जो होता है, इसको ध्यान रखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय ये डायरेक्शन आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे देख लिए समान प्रकृति में विकर्षण हो गया। जब हमारा असमान प्रकृति रहे यानी एक हमारा प्लस रहे दूसरा माइनस रहे, एक प्लस रहे दूसरा माइनस रहे, तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर एक प्लस है और दूसरा माइनस है। जो हमारा प्लस है वो बिंदु ए पर है, जो हमारा माइनस है बिंदु बी पर है। असमान प्रकृति है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब हो गया जब ए इस बी को आकर्षित करेगा, तो आकर्षित मतलब अपने तरफ खींचना। यानी ए जब इस बी पर बल लगाएगा तो एफ ए का डायरेक्शन जो है
अपने तरफ, क्योंकि ए जब इस आवेश पर बल लगाए तो इसको क्या करेगा, खींचेगा। खींचना मतलब अपने तरफ, तो ए इसको खींच रहा है। यहाँ पर बी जो है, बी इस पर माइनस है तो इस प्लस को अपने तरफ खींचेगा, तो बी का डायरेक्शन हमारा इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो आप लोग को सबसे पहला बात ध्यान रखना पड़ेगा, समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, असमान प्रकृति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट गुण के तरफ चल रहे हैं। जो आवेश का हमारा सेकेंड गुण है, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, अगर आपसे पूछा जाए ये अदिश क्यों है, तो क्योंकि जो हमारा आवेश है, ये आवेश साधारण बीजगणितीय विधि का, साधारण बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 5 कूलम्ब प्लस 5 कूलम्ब है, अब प्लस 3 कूलम्ब है, तो साधारण रूप से जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 कूलम्ब हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा आवेश है, ये साधारण बीजगणितीय योग का पालन करता है, जिस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया आवेश अदिश राशि क्यों है, तो बता सकते हैं क्योंकि यह साधारण बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, इसलिए ये हमारा अदिश राशि है। अगला गुण है आवेश का, तीसरा नंबर गुण है, यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि मतलब हो गया, जब मात्रक बीमा पढ़े थे तो एस आई पद्धति पढ़े होंगे, एस आई पद्धति पढ़े होंगे। एस आई पद्धति में जितना भी भौतिक राशि था वो सब हमारा मूल भौतिक राशि था। एस आई पद्धति में जो भी भौतिक राशि आप लोग देखे होंगे, जो भी भौतिक राशि देखे होंगे, उस सब का सब मूल भौतिक राशि। कौन कौन सा भौतिक राशि देखे थे एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में आप लोग देखे होंगे लंबाई, लंबाई देखे होंगे। इसके बाद आप लोग देखे होंगे द्रव्यमान, इसके बाद आप लोग देखे होंगे समय, इसके बाद देखे होंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा भी देखे थे, विद्युत धारा, विद्युत धारा देखे थे। इसके बाद क्या देखे थे, ताप देखे थे, टेम्परेचर यानी ताप देखे थे। इसके बाद क्या देखे थे, छोटे पदार्थ की मात्रा, छोटे पदार्थ की मात्रा, छोटे पदार्थ की मात्रा देखे होंगे। इसके बाद क्या देखे थे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता देखे थे, ज्योति तीव्रता। तो एसआई पद्धति जब पढ़े होंगे तो वहां पर ये सभी भौतिक राशि आपको नजर आया होगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, इसके बाद छोटे पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब का सब हमारा मूल भौतिक राशि है। इसके अलावा जितना भी भौतिक राशि देखिएगा उस सब का सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगा। इस सभी में देखिए आवेश नजर आ रहा है, कहीं नहीं है, तो आवेश हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। इसके बाद दो हमारा पूरक राशि जो था, समतल कोण और ठोस कोण, ये हमारा पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश है कैसा भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और कौन सा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट गुण पे हम लोग चल रहे हैं। आवेश का जो अगला गुण है, इसका एस आई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, आवेश का एसआई मात्रक, तो एम्पियर सेकेंड हो जाता है। एम्पियर सेकेंड कैसे हो गया, विद्युत धारा जो पढ़ेंगे आप लोग, आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी होता है। यहां से अगर क्यू बोलेंगे तो आई गुना टी हो जाएगा। आवेश हमारा हो जाएगा धारा गुना समय। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इसका मात्रक जो है आप लोग को पता है, एम्पियर होता है। और जो हमारा समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इस तरह से जो हमारा आवेश है, इस आवेश का एस आई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया। और इसके बारे में कुलम्ब साहब बहुत सारा बात बताए थे, इसलिए उनके सम्मान में इस आवेश का एस आई मात्रक जो है कुलम्ब लिया गया।
इस आवेश का एसआई मात्रक क्या लिया गया, कूलम्ब लिया गया। यानी जो हमारा एम्पियर सेकेंड है वही क्या है, कूलम्ब है। यानी यहाँ पर हम जो है इस एम्पियर सेकेंड को, यानी 1 एम्पियर सेकेंड जो है, 1 एम्पियर सेकेंड, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब यहाँ पर लिखा जा सकता है। यानी 1 एम्पियर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब हो जाएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से बताएंगे कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब किसके बराबर, तो 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर 1 कूलम्ब होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है अगला, यहाँ पे हम लोग देख लिए 1 कूलम्ब। कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है 1 कूलम्ब को परिभाषित करे। 1 कूलम्ब किसको कहा जाएगा, इस बात का जो है परिभाषा देना है, इस बात को परिभाषित करना है। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1 कूलम्ब किसके द्वारा आया है, 1 एम्पियर सेकेंड के द्वारा आया है 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे 1 कूलम्ब आवेश वास्तव में होता क्या है, तो 1 कूलम्ब आवेश मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है, हमारे पास कोई चालक तार है, इस चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि विद्युत धारा जो होता है यानी I बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ से अगर Q पूछा जाए तो Q बराबर होगा I गुना टी। यानी यहाँ पर धारा का मान अगर हम 1 एम्पियर रख लेते हैं, यहाँ पे जो धारा है यहाँ पे क्या पुट करना है, धारा के जगह अगर हम लोग 1 एम्पियर रखते हैं, इसके बाद जो समय है, टाइम है, इस चीज को अगर 1 सेकेंड रख देते हैं, 1 सेकेंड रख लेते हैं, तो यहाँ पर Q के जगह I है, तो I के जगह 1 एम्पियर रखेंगे और समय के जगह 1 सेकेंड रखेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो Q बराबर हमारा 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। और आप लोग जान रहे हैं 1 एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाएगा, 1 कूलम्ब बोला जाएगा। 1 एम्पियर सेकेंड को ही 1 कूलम्ब बोला जाएगा। तो आप लोग बताइए जो हमारा 1 कूलम्ब आया है वो किस तरह से आया है, धारा का मान 1 एम्पियर रखने से आया है। समय कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 1 कूलम्ब कहते किसको है, तो आसानी से बता सकते हैं, हमारे पास अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो, तो 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होने में चालक तार का जो कोई भी टुकड़ा ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे किसी भी खंड से, 1 सेकेंड में जितना आवेश चला जाए, 1 सेकेंड में जितना आवेश चला जाए, वही आवेश का मात्रा जो है 1 कूलम्ब कहलाता है। क्योंकि विद्युत धारा मतलब होता है आवेशों का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो यहाँ पर 1 कूलम्ब आवेश कितना होगा, अगर चालक तार से 1 एम्पियर का धारा जा रहा है, तो चालक तार के किसी भी खंड से, कोई भी बिंदु से 1 सेकेंड में जितना आवेश चला गया, वही आवेश हमारा क्या कहलाएगा, 1 कूलम्ब कहलाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार के किसी खंड से यानी किसी बिंदु से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 कूलम्ब कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 कूलम्ब को परिभाषित करना बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के प्रश्न में अगर पूछा जाता है तो परिभाषा के साथ साथ इस बात को भी लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं 1 एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहेंगे, 1 कूलम्ब कहेंगे। नेक्स्ट गुण पे हम लोग चल रहे हैं। आवेश का जो हमारा अगला गुण है मात्रक, हम लोग देख लिए। मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब। तो आवेश का मात्रक अब कूलम्ब बताना है। इसका अगर विमीय सूत्र बोला जाए तो विमीय सूत्र यहाँ पर जो है इसका एटी या आईटी होता है। कैसे होगा, तो मात्रक और विमीय सूत्र निकाला जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्यू किसके बराबर, आवेश जो है धारा गुना समय के बराबर, यानी क्यू जो है आई गुना टी के बराबर। तो जो हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होगा
आई या ए, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग आई रखते हैं बड़ा वाला बीवी सूत्र में कैपिटल लेटर, और समय का हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर हम लोग धारा के जगह ए रखते हैं तो बड़ा वाला ए, और समय के जगह हमारा क्या हो जाएगा, टी। तो इस तरह से आवेश का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया, आई टी या एटी हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका विमीय सूत्र क्या है, एटी या आईटी होता है। अगला गुण हमारा है आवेश का, अगला गुण हमारा आवेश का है कि कोई भी निकाय हो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम का कुल आवेश जो है हमेशा संरक्षित रहता है। यानी अगर हम कहेंगे कि आवेश को हम हटा दे या आवेश को समाप्त कर दे तो ये बात संभव नहीं होता है। आवेश जो है किसी भी निकाय पर है तो वो हमेशा संरक्षित रहता है। कैसे संरक्षित रहता है, इस बात को देखिए। अगर हम बोल दे यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश है, इस वस्तु पर आवेश है, बहुत सारा आवेश है, इस वस्तु पर क्या है, बहुत सारा आवेश है, और इसका मान हम लोग मान लेते हैं Q1 है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा वस्तु है, या यहाँ पे जो आवेश है इस आवेश को डायरेक्ट हम लोग क्यू मान लिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है एक अन्य वस्तु है, जो वस्तु हमारा क्या है, उदासीन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। कोई भी आवेश नहीं है इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी आवेश नहीं है इसका मतलब क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर इस दोनों को जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे, चालक तार से जोड़ देंगे, तो ये दोनों का दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा। दोनों का दोनों वस्तु, ये तो पहले से था, ये भी हमारा आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आवेशित हो गया, यहाँ पर हमारा जैसे ही दोनों आवेशित हो गया, तो यहाँ पर चालक तार जोड़ने से पहले कुल आवेश और चालक तार जोड़ने के बाद कुल आवेश दोनों का मान बराबर होगा। दोनों का मान बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर Q1, यहाँ पर अगर Q2 ले लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ चालक तार जोड़ने से पहले एगो पर Q था, दूसरे पर 0 था। यहाँ पर दोनों Q1 प्लस Q2 हो गया। ये दोनों मान हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इस चीज को हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, इस चीज को हम लोग दूसरे तरीका से भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु हमारा ए है, और इस वस्तु पर हमारा क्या है, आवेश है, बहुत सारा आवेश है, और इसका मान हम लोग Q1 मान लिए। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा वस्तु है जिसका नाम बी है, इस वस्तु पर भी आवेश है, और इस वस्तु पर आवेश जो है वो हमारा क्या है, Q2 है, मान लिए। अब इसके बाद इस दोनों वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे। यहाँ पे जो वस्तु है, इस दोनों वस्तु को आपस में क्या कर दिए, चालक तार के द्वारा जोड़ दिए। चालक तार के द्वारा जैसे ही जोड़ेंगे तो आवेश का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। आवेश का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। यानी ये वस्तु हमारा ए है, ये वस्तु हमारा बी है, तो यहाँ से आवेश यहाँ पर भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वस्तु है इस पर भी आवेश रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, पहले जितना आवेश है चालक तार जोड़ने के बाद इस पर पहले जितना आवेश है इस पर बाद में उतना नहीं रहेगा। यहाँ पर आवेश का मान बदल जाएगा, Q1 डैश कर देते हैं। जो दूसरा वस्तु है इस वस्तु पर भी आवेश का मान बदल जाएगा, Q2 डैश करते हैं। आवेश का मान बदल गया, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, चालक तार जोड़ने से पहले जितना आवेश था Q1 प्लस Q2, चालक तार जोड़ने के बाद भी अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आवेश का मान हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आवेश का मान हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बात को जो है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग जो है, ये जो हमारा बात है, इस बात को जो है थोड़ा सा हम लोग अन्य तरीका से समझते हैं। अन्य तरीका से कैसे समझेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए।
यहाँ पे हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु का जो कुल आवेश है हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में हमारे पास कितना लीटर पानी है? 10 लीटर पानी है। फिर हमारे पास दूसरा बर्तन है और इस बर्तन में हमारे पास 6 लीटर पानी है। 6 लीटर पानी है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस दोनों बर्तन को जो है एक पाइप के सहायता से जोड़ देना है। एक पाइप के सहायता से जोड़ देना है। पाइप की सहायता से जैसे ही जोड़ेंगे इस बर्तन को, तो इस बर्तन का पानी अधिक है, इसमें कम है, तो इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक जाएगा? तो यहाँ 10 है, तब तक जाते रहेगा जब दोनों का पानी बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे इधर से पानी जाना शुरू होगा, जब यहाँ पर 8 लीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी बढ़कर 8 लीटर हो जाएगा। अब पानी जाना जो है रुक जाएगा। अब पानी जाना रुक जाएगा, क्योंकि 10 अधिक था 6 कम था, तो इधर से पानी इसमें जाना शुरू हो गया। जब दोनों का लेवल बराबर हो गया, दोनों में समान मात्रा में आ गया, तो पानी जाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रुक गया। अब यहाँ पे देखिए पानी लेकिन हमारा संरक्षित है। संरक्षित मतलब जो हमारा पाइप जोड़ने से पहले है, पाइप जोड़ने से पहले कितना? 10 + 6। अब पाइप जोड़ने के बाद देखिए 8 + 8, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ Q1 लिए, यहाँ 6 है तो Q2 लिए, यहाँ 10 से 8 हो गया तो Q1 से Q डैश कर दिए, यहाँ 6 से 8 हो गया, यहाँ से यहाँ जाने पे बदल गया, इसलिए Q2 से Q2 डैश कर दिए। यानी आवेश का तो स्थानांतरण होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो हमारा तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश, तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश हमारा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। संरक्षित यानी सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप लोग क्या किए? समझ गए अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में भी। अब हम लोग चल रहे हैं अगला पॉइंट। तो किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अब हम लोग चल रहे हैं अगला गुण के तरफ। जो आवेश का हमारा अगला गुण है 7 नंबर, वो इससे पहले जो 6 नंबर पढ़े थे उसी के जैसा है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। 6 नंबर में पढ़े थे किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो उसमें जो सब बात पढ़े थे वहां पे क्या पढ़े थे? कोई भी आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, यानी हम चाहेंगे आवेश को नष्ट कर देना, कि एक वस्तु का आवेश निकाल लिए और उसको नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए, तो संभव नहीं है। या हम चाहेंगे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर दिए, यानी हमारे पास कोई ऐसा मशीन हो जिससे हमेशा आवेश उत्पन्न करते रहे, तो ये चीज संभव नहीं है। यहाँ पर आवेश को जो है हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आवेश जो है संरक्षण के नियम का पालन करता है। यहां से भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न पूछा गया है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखे, तो यहाँ से आप लोग आसानी से बोल सकते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही हमारा आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। यहाँ पर क्या होगा? केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इस बात को पढ़ने के बाद एक बात आप लोग से हम पूछेंगे। यहाँ पे जो गुण पढ़े हैं, 7 नंबर गुण पढ़े हैं, तो इस 7 नंबर गुण के पढ़ने के बाद आप लोग बताइए, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि किसी वस्तु के आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है? तो
यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए कि हम किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा आवेश चाहेंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना तो संभव नहीं है। यानी जब दोनों वस्तु का आवेश स्थानांतरित होने के बाद बराबर हो जाए तो इस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, एक विधि है, एक प्रयास है जिसके द्वारा किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर हमारे पास आवेशित वस्तु इस तरह से है, ये हमारा आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के अंदर रखकर, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के अंदर रखकर चालक तार अगर जोड़ दिया जाता है, चालक तार जोड़ दिया जाता है तो आवेशित वस्तु का कुल आवेश जो है ये हमारा क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। केवल हमारा एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग आवेशित वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसे जनरली पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, कुल आवेश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग चल रहे हैं आवेश का अगला गुण। आवेश का अगला गुण हम लोग के सामने है कि आवेश जो है, जैसे द्रव्यमान है तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। इस बात को समझिए, क्या कहा गया है इस बात में? इस बात में बोला गया है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, आवेश नहीं है, ये बात हम मान लेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि कोई वस्तु है जिसमें आवेश है, आवेश है और द्रव्यमान नहीं है, तो इस बात को कदापि नहीं मानना है। आवेश है और द्रव्यमान नहीं है तो ये गलत बात हो गया। आवेश नहीं हो लेकिन द्रव्यमान होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि आवेश जो है वो किसी वस्तु का गुण होता है। तो गुण जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वस्तु का होना हर हाल में जरूरी है। कहेंगे गुण है और वस्तुएं नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदारी उसके अंदर का गुण है। हम कहेंगे ईमानदारी है व्यक्ति ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होता है, यानी व्यक्ति है ईमानदारी भी है, ये संभव है। व्यक्ति है ईमानदारी नहीं है, ये भी संभव है। और सिर्फ ईमानदारी है व्यक्ति ये नहीं है तो ये संभव नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी द्रव्यमान है, आवेश भी है, ये संभव है। द्रव्यमान है, आवेश नहीं है, ये भी संभव है। आवेश है और द्रव्यमाने नहीं है तो ये हम संभव नहीं समझेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। जब तक आवेश होगा तो द्रव्यमान का होना भी हर हाल में जरूरी है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव हो सकता है। तो ये हमारा 8 नंबर गुण हो गया। अगला गुण चल रहे हैं हम लोग आवेश का। आवेश का अगला गुण है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अगर हम लोग फेंक देते हैं, यानी किसी वेग से फेंकते हैं, तो किसी भी वेग से फेंकेंगे तो वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास वस्तु है, इस वस्तु पर 5 कूलम्ब आवेश है, इस वस्तु को कितना भी वेग से फेंक दिया जाए तो इसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 कूलम्ब था, जोर से फेंक दिए तो 1 कूलम्ब गिर गया, इससे ऐसा नहीं। आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर ही नहीं करता है, कितना भी वेग से फेंकेंगे तो इस वस्तु पर जितना आवेश है उतना हर हाल में रहेगा। तो यहाँ पे आवेश जो है आवेशित वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है, यानी जो आवेश है उस आवेशित वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ये हमारा नोट पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा। आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा। और
कितना वेग होगा इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, जो फॉर्मूला हमारा है m बराबर m0 बट्टा में √1 - v² बट्टा में c²। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वेग पर किस तरह से निर्भर करता है हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर m0 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विराम में वस्तु का द्रव्यमान, विराम में वस्तु का द्रव्यमान, विराम में वस्तु का द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर जो भी है, भी ये हमारा वस्तु का वेग, जिस वेग से फेंकेंगे उस वस्तु का वेग हो जाएगा। और c जो है ये हमारा प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग का मान तो फिक्स है, हम लोग जान रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर वस्तु का विराम में कितना द्रव्यमान है, वस्तु को किस वेग से फेंकेंगे, यहाँ पे c रख देंगे तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा ध्यान रखना है कि वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। आगे के गुण हम लोग चलेंगे। जो हमारा 10 नंबर गुण है, आवेश जो है क्वांटमीकरण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्या आ जाएगा, क्वांटमीकरण। ये चीज है यहाँ पे हमारा क्वांटीकरण हो गया, ये नहीं होगा। यानी आवेश का जो है क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्या हो जाएगा, क्वांटमीकरण होता है। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये बात है क्या, इस चीज को समझना है। तो कोई भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यानी जो हमारा आवेश है, आवेश वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, यानी जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज Q बराबर हमारा Ne होता है। पूर्ण गुणज मतलब हो गया, यहाँ पे जो हमारा n है, n, ये n हमारा 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। इस तरह से n का संख्या जब भी आएगा पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। यानी कोई भी वस्तु पर आवेश होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो 2.5 गो इलेक्ट्रॉन, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन के कारण संभव ही नहीं है। किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि इस क्लासरूम से एक विद्यार्थी निकल के बाहर जाओ, 2 विद्यार्थी निकल के बाहर जाओ, जब भी बोलेंगे पूर्ण संख्या के रूप में बोलेंगे। कभी भी हम कहेंगे कि 1.5 गो विद्यार्थी निकल के जाओ या 2.5 गो विद्यार्थी क्लासरूम से बाहर जाओ, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 2.5 गो विद्यार्थी, 2.5 गो आदमी, 1.5 गो आदमी कभी देखे नहीं किए हैं आप लोग, वो संभव ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण या 2 इलेक्ट्रॉन के कारण या 100 इलेक्ट्रॉन के कारण, जब भी होगा तो पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो इस तरह से ये जो गुण हो गया इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटमीकरण। यानी ये प्रश्न जो है आपको 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, आवेश का क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो बोल सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसी बात को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो वैल्यू होता है उसका मान फिक्स है 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम। और n हमारा क्या हो गया, ये n हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा n क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और इलेक्ट्रॉन का संख्या जब भी होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। ये बात हमारा आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अब हम लोग आवेश का जो अगला गुण है इसके तरफ चलते हैं। आवेश का जो अगला गुण है, इस गुण में बताया गया है कि जो हमारा आवेश होता है जब स्थिर रहेगा
और जब एक समान वेग से गतिशील रहेगा और जब त्वरित रहेगा तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का गुण है जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है या इसका अनुभव भी करता है। तो यहाँ पर आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, जब आवेश हमारा रुका हुआ है यानी आवेश क्या है, स्थिर है, स्थिर है यानी रुका हुआ है, तो जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। स्थिर आवेश जो है यानी रुका हुआ आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा या इसका अनुभव नहीं करेगा। जब आवेश रुका हुआ है तो रुका हुआ आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही आवेश यही आवेश जब हमारा आवेश एक समान वेग से चलने लगे, एक समान वेग से गतिशील होने लगे, तो यहाँ पर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में अभी तक 3 बार पूछ चुका है। यहाँ पर पूछा गया था एक समान रूप से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो गतिमान आवेश भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यहाँ पर त्वरित आवेश यानी जब आवेश गति कर रहा है, उसका वेग घट रहा है या बढ़ रहा है, तो त्वरित आवेश जो होगा वो भी हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन त्वरित आवेश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो आज के क्लास में हम लोग आवेश का गुण पढ़े थे, तो आवेश का गुण सारा जो भी था वो पढ़ लिए थे। इसके बाद उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग बेहतर ढंग से फिर से डील करेंगे। तो यहाँ तक समझ चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।